नमस्कार मित्रों, वन वे क्लासेज में एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। संविधान अध्ययन के इस क्रम में आज हम लोग मूल अधिकारों पर चर्चा करेंगे। तो आइए देख लेते हैं मूल अधिकार क्या हैं। मूल अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति को जीवन जीने के लिए चाहिए, यानी जिसके बिना व्यक्ति का जीवन नहीं होता है। यानी मूल अधिकार व्यक्ति के जीवन के लिए मूलभूत तत्व हैं जिनके सहारे व्यक्ति अपना जीवन व्यवस्थित तरीके से जी सकता है। तो मूल अधिकार का विकास सर्वप्रथम ब्रिटेन में हुआ। ब्रिटेन के जो सम्राट थे, सम्राट जॉन, उन्होंने जो है सर्वप्रथम अपने नागरिकों को कुछ अधिकार दिए, एक अधिकार पत्र दिया। उसी को जो है मूल अधिकार के रूप में कहा जा रहा है कि वो जो है वहाँ से शुरुआत हुई। भारत के संविधान में जो मूल अधिकार हैं वो अमेरिका से लिए गए हैं। अमेरिका के जो है बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित होकर लिए गए हैं। तो भारत में अगर पूछा जाता है तो जो मूल अधिकार की अवधारणा है वह कहाँ से ली गई है? वह अमेरिका से ली गई है, अमेरिका के संविधान से। ठीक है। मूल अधिकार भारत के संविधान में जो है भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं कि संविधान जब निर्मित हुआ तो उसमें कितने मूल अधिकार थे। तो उसमें जो है मूल अधिकार जो है 7 थे। जब संविधान निर्मित हुआ उस समय मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7 थी। वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं या 6 मौलिक अधिकार हैं। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा जो है संपत्ति का अधिकार जो था ये भी मूल अधिकार के रूप में था प्रारंभ में। तो ये कहाँ था? अनुच्छेद 19(1)(चा) में था और अनुच्छेद 31 में था। ठीक है। संपत्ति का अधिकार किस में था? अनुच्छेद 19(1)(चा) और अनुच्छेद 31 में था। इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा खत्म कर दिया गया। इसे कहाँ पहुँचा दिया गया? 300(का) में, अनुच्छेद 300(का) में पहुँचा के इसे विधिक अधिकार बना दिया गया। यानी वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कैसा है? विधिक अधिकार है। कैसा अधिकार है? विधिक अधिकार है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि जो संविधान में अधिकार है वो कितने प्रकार के, जो 6 प्रकार हैं, इनका कहाँ कहाँ वर्णन है। तो समानता का अधिकार, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। समानता का अधिकार कहाँ से? अनुच्छेद 14 से 18 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है। स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से है? 19 से 22 तक। इसके बारे में और डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। पहले एक बार हम लोग अधिकारों के बारे में जान लेते हैं, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक कौन है। उसके बाद डिटेल में हम लोग आगे में पढ़ेंगे। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये है 23-24 में। किसमें है शोषण के विरुद्ध अधिकार? 23-24 में है। ये इसको आप अच्छे से देख लीजिए, जोड़ा मिलाने के लिए आता है प्राय एग्जाम में। ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है? अनुच्छेद 25 से 28 तक है। ये सीरियल से लिखा है, इसको आप बढ़िया से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक है। फिर आता है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ये किसमें है? अनुच्छेद 29-30 में है। अब एक जो है जो 31 बता रहे थे ना, इसके बाद 30 के बाद 31 था, तो 31 को खत्म करके 300 कम बना दिया गया है। अब देखते हैं अनुच्छेद 32 में क्या है। अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये 6 अधिकार वर्तमान में नागरिकों को प्राप्त हैं। ये जो अधिकार हैं, ये इन्हें जो भारत के नागरिकों को जो अधिकार प्राप्त हैं, ये नागरिक स्वयं में नहीं छोड़ सकते। जबकि अमेरिका के जो संविधान में जो नागरिक अधिकार हैं उन्हें नागरिक स्वेच्छा से छोड़ सकते हैं, लेकिन भारत के जो नागरिक अधिकार हैं, जो मूल अधिकार हैं, इन्हें जो है नागरिक स्वेच्छा से नहीं छोड़ सकते। ठीक है। तो ये जो मूल अधिकार हैं, इन्हें व्यक्ति जो है भारत में अपनी इच्छा से इन मूल अधिकारों का त्याग नहीं कर सकता है। यहाँ तक बात स्पष्ट हो गई। आइए हम लोग देखते हैं कि अनुच्छेद 12 में क्या लिखा गया है। अनुच्छेद 12 में जो है राज्य की परिभाषा दी गई है कि राज्य क्या है। ठीक है। यही परिभाषा अनुच्छेद 152 में भी दी गई है। स्पष्ट हुआ। तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। मान लीजिए कि यह राज्य है, तो राज्य में क्या क्या?
एक तो भारत की सरकार जो केंद्र स्तर की सरकार है, संसद है, वो राज्य के अंतर्गत है। और क्या है, जो राज्य की सरकार है, जो राज्यों के विधानमंडल हैं, वो भी जो है राज्य के अंतर्गत है। ठीक है, जो राज्यों की सरकार है। तीसरा में क्या है, स्थानीय प्राधिकारी हैं, जैसे नगर पालिका है, ग्राम पंचायत है, ये सब भी राज्य के अंतर्गत ही आएंगे। चौथे में है अन्य प्राधिकारी। अन्य प्राधिकारी यानी जो विधि द्वारा जिनको अधिकार दिया गया है, या जिसको विधि निर्मित करके अधिकार दिया गया है कि ये राज्य हो सकते हैं, जैसे LIC है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, ठीक है, विश्वविद्यालय हैं, कोई विधिक व्यक्ति जिसको जो है विधि बनाकर उसको जो है अधिकार दिया गया है, तेल और प्राकृतिक गैस ONGC आयोग है जो है, वो सब भी इसमें है अन्य प्राधिकारी में। यानी राज्य में ये सब तत्व हैं, भारत की सरकार है, राज्य की सरकार है, स्थानीय प्राधिकारी हैं, और जो अन्य प्राधिकारी जिनको अधिकार दिए गए हैं कि ये राज्य हैं, या कोई ऐसी विधि बनाकर इनको प्राधिकार दे दिया गया है, उसको भी राज्य माना जाता है। तो यहाँ बात स्पष्ट हो गई। जिसे अगर आपसे प्रश्न पूछता है, ऑप्शन में देता है कि राज्य के अंतर्गत क्या क्या आएंगे, अनुच्छेद 12 में राज्य के अंतर्गत क्या क्या आएंगे, तो ये सारी चीजें इसमें सम्मिलित हैं। अब आइए देखते हैं कि अनुच्छेद 13 में क्या कहा गया है। तो अनुच्छेद 13(1) में कहा गया है कि संविधान लागू होने से पूर्व, क्या कहा गया है कि संविधान लागू होने से पूर्व जो विधियां थीं, यानी जो कानून संविधान लागू होने से पूर्व थे और वे अगर भाग 3 से असंगत हैं तो शून्य होंगे। यानी जो भी कानून संविधान लागू होने से पूर्व थे नागरिकों के संबंध में, मूल अधिकार के संदर्भ में, अगर मूल अधिकार दे दिया गया है तो उससे जो भी असंगत है वो सब जो है शून्य हो जाएगा। ठीक है, यानी संविधान लागू होने से पूर्व की सारी विधियां जो मौलिक अधिकार से संबंधित थी या मौलिक अधिकारों से असंगत थी, तो वो जो है शून्य घोषित कर दी जाएंगी। इसी सिद्धांत से जो है अनुच्छेद 13(1) से ही आच्छादन का सिद्धांत निकल कर आया। आच्छादन का सिद्धांत यह कहता है कि जो भी मौलिक अधिकारों से जो भी विधि कानून आच्छादित होंगे उससे ढक जाएंगे या उससे असंगत होंगे, वो प्रभाव शून्य हो जाएंगे। स्पष्ट हो गया। संविधान लागू होने से पूर्व जो भी मूल अधिकार से संबंधित चीजें थी जो संविधान से के मूल अधिकार से असंगत थी, ठीक है, वो जो है शून्य हो जाएंगी। स्पष्ट हो गया। यहीं से आच्छादन का सिद्धांत आया। 13(2) में क्या कहा गया है? 13(2) में कहा गया है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जिससे मूल अधिकारों का अल्पीकरण होता हो, जिससे मूल अधिकारों का अल्पीकरण होता हो या मूल अधिकार छिनते हों। ठीक है, स्पष्ट हो गया। 13(2) में कहा गया है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जिससे मूल अधिकार छीनते हों या अल्पीकरण होते हैं। यहीं से जो है पृथक्करणीयता का सिद्धांत आया। पृथक्करणीयता का मतलब कोई ऐसा कानून या विधि है जो मूल अधिकारों को छीनने वाली है, तो जो उस कानून का जो भी भाग मूल अधिकारों को छीनता है उसको हटा दिया जाए, बाकी जो है जो कानून है वो स्वीकार कर लिया जाए, तो उससे पृथक हो जाता है। यही कहने का मतलब है कि संपूर्ण विधि जो है खराब नहीं है, असंगत नहीं है। जो भी भाग असंगत हो, मूल अधिकार को छीनते हैं, उसको हटा दिया जाए, बाकी जो है विधि मान्य होगी। यहीं से पृथक्करणीयता का सिद्धांत आया है। तो ये जो है हम लोगों ने देखा कि जो है राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जिससे मूल अधिकारों का अल्पीकरण होता हो या मूल अधिकार छीन लिए जाते हों। तो 13(2) में ये सब कहा गया है। और एक आगे है जो 13(3) में कहा गया है कि 13(3) में कहा गया है कि विधि के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो विधि के अंतर्गत सामान्यतः जो है ये बातें आती हैं कि जैसे कोई अध्यादेश है, नियम है, विनियम है, कानून है, ये सब विधि के अंतर्गत आते हैं। वो 13(3) का में कहा गया है कि विधि के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं। जैसे अध्यादेश है, कोई नियम है, कानून है, विनियम है, ये सब विधि के अंतर्गत आते हैं। वो कहाँ कहा गया है? अनुच्छेद 13(3) और का में विधि के अंतर्गत क्या क्या आता है। ठीक है, और इस तरह हम लोगों ने इसको पूरा देखा। अब इस पर जो है हम लोग समानता के अधिकार को, अलग अलग जो विभिन्न अधिकार हैं उसको पूरा विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे।
आगे हम लोग मूल अधिकारों को और विस्तृत अध्ययन करते हुए चलते हैं तो यह देखते हैं कि समानता का अधिकार। समानता का अधिकार संविधान में जो है अनुच्छेद 14 से 18 तक है। कहाँ से कहाँ तक है? 14 से 18 तक समानता का अधिकार जो मूल अधिकार है उसको हम लोग अब डिटेल में पढ़ेंगे और ज़्यादा विस्तृत अध्ययन करेंगे कि उसके अंतर्गत क्या क्या बातें कही गई हैं। तो समानता का अधिकार 14 से 18 तक है। तो 14 में क्या कहा गया है? 14 में कहा गया है विधि के समक्ष समता, यानी कानून के समक्ष जो है सभी व्यक्ति समान रहेंगे। विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, यानी राज्य द्वारा जो विधियां बनाई गई हैं उसके द्वारा जो है सभी समान रूप से संरक्षित रहेंगे। यानी राज्य विधियों के द्वारा सभी को समान रूप से संरक्षित रखेगा। ठीक है, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता ये भारत के संविधान में कहाँ से ली गई है? तो ये ब्रिटेन से ली गई हैं। कहाँ से ली गई हैं? ब्रिटेन के संविधान से। ठीक है, अब विधियों का समान संरक्षण ये भारत के संविधान में कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। ठीक है, ये विधि के समक्ष समता ब्रिटेन के संविधान से और विधियों का समान संरक्षण अमेरिका के संविधान से। आगे हम लोग देखते हैं अनुच्छेद 15 में कहा गया है। 15 में कहा गया है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। ये 15(1) में क्या कहा गया है कि राज्य जो है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पे जो है किसी नागरिक में विभेद नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा? राज्य नहीं करेगा। ठीक है, 15(2) में आगे क्या कहा गया है? 15(2) में कहा गया है कि जो नागरिक हैं वो भी इसके आधार पर किसी अन्य नागरिक से विभेद नहीं करेंगे। किसके आधार पर? धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर दूसरे नागरिक से विभेद नहीं करेंगे। ना ही उन्हें दुकान, भोजनालय, तालाब, सड़क या समागम का कोई स्थल हो इन पर आने से रोका जाएगा, ना विभेद किया जाएगा। ठीक है, ये कहाँ कहा गया है? 15(2) में कि नागरिक भी धर्म, मूल, वंश, जाति के आधार पर विभेद नहीं करेंगे। 15(3) में क्या कहा गया है? 15(3) में कहा गया है कि स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष प्रावधान बना सकता है। कौन? राज्य। 15(3) में कहा गया है कि जो बालक हैं और जो स्त्रियां हैं इनके लिए विशेष प्रावधान कौन बना सकता है? राज्य। प्रावधान का मतलब कानून या नियम बना सकता है। कौन? राज्य। इनके विकास के लिए, स्त्रियों और बालकों के लिए। कहाँ कहा गया है? 15(3) में। आगे 15(4) में कहा गया है कि सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं उनके लिए, SC ST के लिए शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण का, यानी जो विभिन्न शिक्षण संस्थाएं हैं जहाँ पे शिक्षा अर्जित की जाती है उनमें आरक्षण का प्रावधान कहाँ क्या है? किसमें कहा गया है? 15(4) में। कौन कौन? सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े लोगों के लिए। 15(5) में कहा गया है, क्या कहा गया है कि जो निजी शिक्षण संस्थान है उनमें जो है आरक्षण का प्रावधान किया गया है। किसमें कहा गया है? 15(5) में। ठीक, 15(6) में क्या कहा गया है? 15(6) में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए, यानी EWS, तो EWS लोगों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। कौन सा? 103वां संविधान संशोधन जो हुआ था, 103वां संविधान संशोधन जो हुआ है उसी में जो है EWS के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो ये 15(6) जोड़ा गया था। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं अनुच्छेद 16 में। अनुच्छेद 16 में कहा गया है अवसर की समानता। 16(1) में, आगे इसको डिटेल में पढ़ते हैं। 16(1) में कहा गया है कि राज्य के अधीन जो भी पद हैं उनमें अवसर जो है सबको समान मिलेगा। यानी राज्य के अधीन जो भी नौकरी वाले पद हैं उनमें सबको जो है समान अवसर मिलेगा। 16(2) में कहा गया है क्या कि जो है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान और निवास के आधार पर जो सरकारी नौकरी है उसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा।
किस में कहा गया है? 16(2) में कहा गया है कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या निवास के आधार पर जो सरकारी नौकरी के पद हैं उसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। 16(3) में क्या कहा गया है कि निवास की अर्हता संसद, यानी संसद जो है सरकारी नौकरियों में निवास के लिए जो है अर्हता बना सकती है, यानी यह बता सकती है कि यहाँ निवास होना चाहिए, यहाँ नहीं निवास होना चाहिए, इसके लिए संसद के पास शक्ति है। ये 16(3) में कहा गया है। 16(4) में क्या है? 16(4) में है पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण। जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान कहाँ कहा गया है? 16(4) में। और 16(5) में कहा गया है कि राज्य जो है, राज्य धर्म के आधार पर विभेद की अनुमति जो है ये किसको मिली है? राज्य को, यानी राज्य धर्म के आधार पर जो है नौकरियों में विभेद कर सकता है। यानी जो भी राज्य के अंतर्गत जो भी चल रहे हैं, जैसे कोई धार्मिक संस्थान चल रहा है वो राज्य के अंतर्गत में है, तो उसमें जो है राज्य धर्म के आधार पर विभेद कर सकता है। 16(6) में क्या कहा गया है? आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सरकारी पद है या नौकरी है उसमें 10% आरक्षण। ये भी वही वाला है जो 15(6), 16(6) 103वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 103वां संविधान संशोधन, ठीक है, 103वां संविधान संशोधन द्वारा ये दोनों जोड़े गए थे। तो 16(6) में नौकरी में आरक्षण की बात कही गई है ईडब्ल्यूएस के लिए, और जो है 15(6) में कहा गया है कि जो शिक्षण संस्थान है उनमें आरक्षण। अब आगे हम लोग देख लेते हैं कि 17 में क्या कहा गया है। तो 17 में अस्पृश्यता का अंत कहा गया है कि यानी छुआछूत की भावना का अंत होना चाहिए। इसके लिए सरकार द्वारा अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 लाया गया। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955, बाद में ही इसी को जो है सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम बना दिया गया। कब बना दिया गया? 1976 में इसका नाम बदल दिया गया और रख दिया गया सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, यानी छुआछूत की भावना का अंत करने के लिए। तो इस संबंधी प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 17 में। आगे हम लोग देखते हैं कि 18 में क्या कहा गया है। 18 में कहा गया है कि उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। राज्य जो है जो सेना और विद्या के अलावा कोई उपाधि नहीं देगा, ये बात इसमें कही गई है, ठीक है, कि राज्य सेना और विद्या के अलावा कोई उपाधि नहीं देगा। जो कोई भारतीय नागरिक हैं, कोई विशेष पद धारण करते हैं, तो वो भी विदेशी उपाधि जो है, विदेश से कोई उपाधि जो है राष्ट्रपति की अनुमति बिना नहीं ले सकते हैं। कोई भारतीय नागरिक जो है अगर विदेश से उपाधि कोई लेना है तो बिना राष्ट्रपति की अनुमति के नहीं ले सकते हैं। विदेशी व्यक्ति जो भारत में किसी पद पे हैं वो भी अगर कोई विदेशी उपाधि उनको भी लेना हो तो राष्ट्रपति की अनुमति से ही लेंगे। यहाँ पर एक बात और है कि एक समय ऐसा आया था कि जब पद्मश्री और भारत रत्न, पद्म भूषण, विभूषण को जो है उपाधि मानकर उसको जो है रोक दिया गया था। बाद में यह बताया गया कि यह उपाधि नहीं, सम्मान है, इसे बाद में फिर जो है चालू कर दिया गया, ठीक है। तो अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। इस तरह हम लोगों ने 14 से 18 तक समानता के अधिकार को देखा। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, इसको समझ लीजिए, वीडियो एक बार बार देख लीजिए, जहाँ जो समझ में ना आए उसको जो है कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।